बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर लिटरेचर से एक यूनिट को जिसका नाम है एन एस्ट्रोनॉमर्स व्यू ऑफ लाइफ, जो कि लिखा है सर जेम्स जीन्स ने। लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस राइटर और ऑथर और साइंटिस्ट। सर जेम्स हॉपवुड जीन्स जो थे वो एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, मैथमेटिशियन भी थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे। ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अप्लाइड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर भी रहे हैं एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी। एस्ट्रोनॉमी को फिर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि एस्ट्रोनॉमी साइंटिफिक स्टडी होती है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की और उन फिनोमेना की जो बियॉन्ड अर्थ होते हैं, यानी कि स्पेस की स्टडी को जो है एस्ट्रोनॉमी बताया जा रहा है यहाँ पे। लेट्स सी द इंट्रोडक्शन इन द बुक। बुक का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लार्जर है, इसको देख लेते हैं। Sir James Jeans was both an eminent scientist and a writer with a remarkable gift for bringing his specialized knowledge within the reach of common reader. सर जेम्स जो है वो एक मशहूर साइंसदान भी थे और एक ऐसे मुसन्निफ भी थे जिन्हें अपनी मखसूस इल्मी महारत को आम क़ारीन तक पहुंचाने का गैर मामूली हुनर हासिल था। Albert Thomas ने once described him as a rich imagination working through a flexible pen. एल्बर्ट थॉमस ने एक बार यूं उनके बारे में बयान किया था कि वो एक जरखेज तखय्युल के मालिक इंसान है जो कि एक लच्चेदार कलम के जरिए काम करते हैं। जरखेज तखय्युल से मुराद यानी कि रिच इमेजिनेशन वाला बंदा है वो, और वो बड़े ही सुकून के साथ जो है अपने कलम के जरिए अपनी इमेजिनेशन को लिख पाते हैं। Thanks to his gift for communicating scientific concepts to the known scientists, a large public has gained an intelligent insight into the findings of modern astronomy and mathematical physics. इनके साइंसी तस्वुरात को आम इंसानों तक पहुंचाने की जो गैर मामूली सलाहियत है, उसकी बदौलत एक वसी अवामी हल्के को, खासकर जो गैर साइंसी लोग हैं, उनको जदीद फल्कियात यानी कि उन्हें एस्ट्रोनॉमी के बारे में और मैथमेटिकल फिजिक्स की दरियाफ्तों के दानिशमंदाना समझ इनकी राइटिंग की वजह से हासिल हुई है। His distinguished achievements in science brought him many honors: knighthood, fellowship of the Royal Society, of which he was secretary for some years, and membership of the highly exclusive Order of Merit. साइंस के मैदान में नुमाया इनकी जो कामयाबियां हैं, उनकी वजह से इन्हें बेशुमार एजाजात से नवाजा गया है, जिनमें नाइटहुड का खिताब है यानी कि सर का खिताब है, रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप भी इन्हें मिली जिसके खुद वो सेक्रेटरी रहे कई साल तक, और उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट की रुकनियत से भी इनको नवाजा गया। पब्लिक उन्हें जानती है। द पब्लिक नोज हिम बाय सच बुक्स एज द यूनिवर्स अराउंड अस, द मिस्टीरियस यूनिवर्स एंड फिजिक्स एंड फिलोसफी। जो पब्लिक है वो उन्हें इन किताबों की वजह से जानती है जिनमें से द यूनिवर्स अराउंड अस है, द मिस्टीरियस यूनिवर्स है और फिजिक्स एंड फिलोसफी है। द पैसेज विच फॉलोज the opening of the mysterious universe is a splendid demonstration of his power to communicate a scientist's vision of the universe with lucidity and vividness. यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो नीचे दिया गया हमारे पास पैसेज है, ये एक्चुअली द मिस्टीरियस यूनिवर्स से लिया गया जो कि इनकी राइटिंग है, और उसका स्टार्टिंग कुछ हिस्सा लिया गया है हमारे पास। और ये वाले जो पार्ट है या ये जो टेक्स्ट है, ये इस बात की शानदार मिसाल है कि वो एक साइंसदान के तस्वुर कायनात को कितनी वजाहत और कितनी आसानी के साथ बयान करने की सलाहियत रखते थे। लेट्स सी व्हाट इज पैराग्राफ नंबर 1। A few stars are known which are hardly bigger than the Earth, but the majority are so large that hundreds of thousands of Earths could be packed inside each and leave room to space. Here and there we come upon a giant star large enough to contain millions and millions of Earths, and the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of the sand on all the seashores of the world. Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. चंद सितारे ऐसे हैं जो जमीन से बमुश्किल बड़े हैं, लेकिन ज्यादातर इतने वसी हैं कि हर एक में लाखों जमीनें समा सकती हैं और फिर भी जगह बच जाए। कभी कभार हमें कोई बहुत बड़ा सितारा मिलता है जो करोड़ों जमीनों को अपने अंदर समो सकता है। कायनात में मौजूद सितारों की कुल तादाद ऐसे सोची जा सकती है जैसे दुनिया के तमाम साहिल पर मौजूद जो रेत के जर्रात हैं उनके बराबर के सितारे मौजूद हैं। जब कायनात के कुल अज्जा के मुकाबले में देखा जाए, यानी कि पूरे यूनिवर्स के तमाम तर चीज़ों को रख के अर्थ के साथ कंपैरिजन किया जाए, तो हमें अपनी हैसियत बहुत मामूली और हकीर मालूम होती है, यानी कि अर्थ बहुत छोटा है अगर बाकी चीज़ों से कंपेयर किया जाए तो।
फिर पैराग्राफ नंबर 2 में कह रहे हैं कि दिस वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ स्टार्स आर वॉन्डरिंग अबाउट इन स्पेस. A few form groups which journey in company, but the majority are solitary travelers. And they travel through a universe so spacious that it is an event of almost unimaginable rarity for a star to come anywhere near to another star. For the most part, each voyages in splendid isolation, like a ship on an empty ocean. ये बेशुमार सितारे खला में भटकते रहते हैं. कुछ सितारे ग्रहों की सूरत में इकट्ठे सफर करते हैं, मगर अक्सरियत जो है वो तन्हा ही ट्रेवल करते हैं. तन्हा ही मतलब तन्हा मुसाफिर होते हैं. और वो एक ऐसे वसी कायनात में सफर करते हैं जहां किसी सितारे का किसी दूसरे सितारे के करीब आना एक तकरीबन नाकाबिल तसव्वुर नायाब वाकया होता है. ज्यादातर ये सफर मुकम्मल तन्हाई में होते हैं, जैसे खाली समंदर में खाली जहाज मौजूद हो. In a scale model in which the stars are ships, the average ship will be well over a million miles from its nearest neighbor, whence it is easy to understand why a ship seldom finds another within hailing distance. ये यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम बतौर मिसाल सितारों को जहाज़ों के साथ तस्वुर करें, यानी कि आप जो है सितारों को बतौर जहाज देखें, तो एक जहाज अपने करीब तरीन पड़ोसी से 10 लाख मील से ज्यादा दूर होगा. इसलिए समझना आसान है कि कोई जहाज शाज़ो नादिर ही किसी दूसरे जहाज को अपने करीबी फासले के अंदर पाए. नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर ऑल इंटेंसली हॉट, फॉर टू हॉट फॉर लाइफ टू बी एबल टू obtain और रिटेन अ फुटिंग ऑन देम. सूरज और दीगर सितारे जो हमें आसमान में नजर आते हैं ना, ये बहुत शदीद गर्म होते हैं. इतने शदीद गर्म होते हैं कि जिंदगी का इन पर वजूद पाना या बरकरार रहना नामुमकिन सी बात होती है. सो ऑल्सो नो डाउट वर द इजेक्टेड फ्रेगमेंट्स of the sun when they were first thrown off. Gradually they cooled until now they have but little intrinsic heat left. Their warmth being derived almost entirely from the radiation which the sun pours down upon them. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इसी तरह या इस तरह जब सूरज के खारिशुदा टुकड़े पहली बार इससे अलग हुए तो वो भी यकीनन बेहद गर्म थे. अब ये शायद बिग बैंग के टाइम की बात कह रहे हैं, ठीक है ना, जब अर्थ बनना शुरू हुई. तो कह रहे हैं कि भाई इस तरह जब सूरज के खारिशुदा टुकड़े पहली बार इससे अलग हुए तो वो भी यकीनन बहुत गर्म थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडे होते गए, यहां तक कि अब इनमें अपना जाती हरारत का जखीरा जो है बहुत कम रह गया और इनकी गर्मी तकरीबन मुकम्मल तौर पर सूरज की तापकारी से हासिल होती है. यानी कि उसके अंदर जितनी भी हीट है वो एब्जॉर्ब करते हैं किससे? सूरज से. फिर यहाँ पे बता रहे हैं इन कोर्स ऑफ टाइम वी नो नॉट हाउ व्हेन और व्हाई वन ऑफ दीज कूलिंग फ्रेगमेंट्स गेव बर्थ टू लाइफ. इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स whose vital capacities consisted of little beyond reproduction and death. वक्त के साथ हमें मालूम नहीं कि कब कैसे क्यों इन ठंडे होते हुए टुकड़ों में से एक ने जिंदगी को जन्म दिया. अर्थ की बात कर रहे हैं. जिंदगी सबसे पहले सादा जानदारों की सूरत में नमूदार हुई जिनकी बका का इन्हिसार महज अफजाइश नस्ल और मौत पर था. बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगनिंग्स इमर्ज्ड अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ which advancing through a greater and greater complexity has culminated in being zoos. कह रहे मगर इन्हीं मामूली शुरुआत से जिंदगी का एक सिलसिला उभरा जो बदतरीज पेचीदगी की बुलंद तर सतहों पर पहुंचा, यहां तक कि वो हस्तियां वजूद में आईं whose lives are largely centered in their emotions and ambitions, their aesthetic appreciations, and religions in which their highest hopes and noblest aspirations lie enshrined. और फिर ये यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसी हस्तियों को वजूद में लेकर आई जिनकी जिंदगियां जज्बात और उमंगों, जमालियाती हुस्न और उन मजाहिब के गिर्द घूमती है जिनमें इनकी आला तरीन उम्मीदें और अजीम तरीन तमन्नाएं महफूज या मौजूद है. Although we cannot speak with any certainty, paragraph 4, it seems most likely that humanity came into existence in some such way as this. Standing on our microscopic fragment of a grain of sand, we attempt to discover the nature and purpose of the universe which surrounds our home in space and time. अगरचे हम यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते, लेकिन
ऐसा ही मालूम होता है कि इंसानियत का वजूद किसी इसी तरह के अमल से वजूद में आया होगा। हम अपने रेत के जर्रे की खुटबनी टुकड़े की बुनियाद पर यह जानने की कोशिश करते हैं कि वो कायनात जो हमारे जमा और मकान को घेरे हुए है, अपनी फितरत और मकसद में क्या है। Our first impression is something akin to terror. We find the universe terrifying because of its vast, meaningless distances, terrifying because of its conceivably long vistas of time which dwarf human history. अब पहले इसको यहां तक डिफाइन कर लेते हैं। यहां पे बता रहे हैं कि अगरचे हमारा जो पहला तासुर है वो इस दुनिया को लेके, इस कायनात को लेके वो बहुत टेरिफाइंग है। ठीक है, हम कायनात को खौफनाक पाते हैं क्योंकि इसकी बेमायने वसअतें हमें दहशत ज़दा करती हैं। इसके नाकाबिले तसव्वुर तवील अदवार वक्त इंसानी तारीख को एक पलक झपकने जितना बना देते हैं, यानी कि उसे बहुत हकीर बना देते हैं। तो यहाँ पे बता रहे थे कि भाई जो इसके नाकाबिले तस्वुर तवील अदवार वक्त इंसानी तारीख को एक पलक झपकने जितना बना देते हैं। हमारी इंतहाई तन्हाई हमें लर्जा देती है, यानी कि हम इतने खुद को तन्हा पाते हैं इस पूरे कायनात में कि हमें डर लगने लगता है। और खला में हमारे घर की मादी हैसियत बेवकती है, यानी कि हम बिल्कुल ही हकीर से हैं। ये पूरी दुनिया के समंदरों की रेत के मुकाबले में महज एक जर्रा का भी लाखवां हिस्सा के बराबर है। बट above all else, we find the universe terrifying because it appears to be indifferent to life, like our own emotion, ambition, and achievement, art and religion, all seen equally foreign to its plan. मगर सबसे बढ़कर हमें कायनात इसलिए भी दहशतनाक महसूस होती है कि ये जिंदगी के लिए बिल्कुल बेहिस नजर आती है, जिसमें जज्बात, अजाइम, कामयाबियां, फन और मजहब सब कुछ इसके मंसूबे के लिए यकसा गैर मुताल्लिक मालूम होती है, गैर जरूरी मालूम होती है। Perhaps indeed we ought to say it appears to be actively hostile to life like our own. शायद हमें ये कहना चाहिए कि कायनात जिंदगी जैसे हमारी अपनी जिंदगी के लिए महज बेहिस नहीं बल्कि फाल तौर पर मुखालिफ भी दिखाई देती है। For the most part, empty space is so cold that all life in it would be frozen. Most of the matter in space is so hot as to make life on it impossible. Space is traversed and astronomical bodies continually bombarded by radiation of variety of kinds, much of which is probably inimical to or even destructive of life. ज्यादातर खला इतना सर्द है कि इसमें कोई भी चीज मुंजमद हो जाए, और खला में मौजूद ज्यादातर मादा इतना गर्म है कि इस पर जिंदगी नामुमकिन हो। खला में हर वक्त मुख्तलिफ अकसाम की ताबकारी गर्दिश कर रही होती है, और फल्कियाती अजसाम जो है वो मुसलसल इसकी जद में रहते हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा गालबन जिंदगी के लिए नुकसानदेह या हत्ता के तबाहकुन भी है। Into such a universe we have stumbled, if not exactly by mistake, at least as the result of what may properly be described as an accident. The use of such word need not imply any surprise that our earth exists, for accidents will happen. And if the universe goes on for long enough, every conceivable accident is likely to happen in time. हम एक ऐसी कायनात में आ चुके हैं जो कि अगरचे बिल्कुल गलती से तो नहीं तो कम से कम एक ऐसे नतीजे के तौर पर वजूद में आई है जिसे मुनासिब तौर पर एक हादसा कहा जा सकता है। ऐसे लफ्ज के इस्तेमाल, यानी कि ऐसा लफ्ज हादसा का जो इस्तेमाल है, का मतलब ये हरगिज नहीं है कि जमीन का वजूद कोई हैरत की बात है, क्योंकि हादसात पेश आते रहते हैं, और अगर कायनात काफी अरसे तक कायम रहे तो हर मुमकिन हादसा किसी ना किसी वक्त जरूर वाक़ होगा। It was, I think, Huxley who said that six monkeys sat to strum unintelligently on typewriters for millions of years would be bound in time to write all the books in the British Museum. मेरा ख्याल है कि हक्सले ने कहा था कभी कि अगर छह बंदरों को करोड़ों साल तक बेमायने अंदाज में टाइपराइटर पर उंगलियां चलाने दे दी जाए, ठीक है ना, यहाँ पे जो स्ट्रम का वर्ड यूज हुआ है वो जो टाइपराइटर की मखसूस आवाज होती है ना, टक 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 की, उसको कहा गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वो टाइपराइटर को चलाते रहे
तो बिलाखिर वो किसी ना किसी वक्त ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद जितनी तमाम किताबें लिख डालेंगे. If we examined the last page which a particular monkey had typed and found that it had chanced in its blind storming to type a Shakespeare sonnet, we should rightly regard the occurrence as a remarkable accident. यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम देखें लास्ट पेज को, अगर हम किसी मखसूस बंदर की टाइप की हुई आखिरी वर्ड को देखें, लास्ट पेज को देखें और पाएं कि इसने अंधाधुंध अपनी बेतरतीबी में किसी तौर पर शेक्सपियर की एक सोनेट लिख दी है, तो हम यकीनन इसे गैर मामूली हादसा समझेंगे. लेकिन अगर हम इन करोड़ों बरसों में टाइप किए जाने के लिए लिखे गए लाखों सफ़ात को देखें तो हमें कहीं ना कहीं एक शेक्सपियर की सोनेट जरूर मिल जाएगी जो महज अंधे इत्तेफाक का नतीजा है. इन द सेम वे, millions and millions of stars wandering blindly through space for millions and millions of years are bound to meet with every kind of accident. A limited number are bound to meet with that special kind of accident which calls planetary system into being. Yet calculation shows that the number of these can at most be very small in comparison with the total number of stars in the sky. Planetary system must be exceedingly rare objects in space. इसी तरह जब करोड़ सितारे खला में अंधाधुंध भटकते रहते हैं तो वो हर तरह के हादसा से दो चार होंगे. इनमें से चंद एक नागुज़ीर तौर पर एक खास नौयत के हादसे का शिकार होंगे, वो हादसा जो सैयारी निज़ामों को जन्म देता है. ताहम हिसाबी तखमीने से जाहिर होता है, यानी कि कैलकुलेशन से हमें पता चलता है, उसकी एस्टिमेशन से, कि ऐसे वाक़यात की तादाद तमाम सितारों के मुकाबले में इंतहाई कम होगी. सैयारवी निज़ाम खला में बेहद नायाब चीज़ें हैं. पैराग्राफ नंबर 6 में कह रहे हैं द रियलिटी ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सो फार as we can see, life of the kind we know on Earth could only originate on planets like the Earth. It needs suitable physical conditions for its appearance, the most important of which is the temperature at which substances can exist in the liquid state. सैयारवी निज़ामों की नायाबी एक अहम हकीकत है, क्योंकि जहां तक हम देख सकते हैं ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी का आगाज़ सिर्फ ज़मीन जैसे सैयारों पर ही हो सकता है. इसके बावजूद इसके वजूद में आने के लिए मखसूस तबई हालात दरकार होते हैं, जिनमें सबसे अहम वो दर्जे हरारत है जिस पर मुख्तलिफ मादे माया हालत में मौजूद रह सकते हैं, यानी कि ज़्यादातर मैटर्स लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं. वैसा टेम्परेचर होना ज़रूरी है. The stars themselves are disqualified by being far too hot. We may think of them as a vast collection of fire scattered through space, providing warmth in a climate which is at most some 4 degrees above absolute zero, about 484 degrees of frost on our Fahrenheit scale, and is even lower in the vast stretches of space which lie beyond the Milky Way. खुद सितारे जिंदगी के लिए बिल्कुल नामौजू हैं क्योंकि वो हद से ज्यादा गर्म होते हैं. हम इन्हें खला में बिखरी हुई अजीम आतिशगाहों में का एक मजमुआ तस्वर कर सकते हैं जो एक ऐसे माहौल में हरारत फराहम कर रहे हैं जहां दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा सिफर के करीब होता है, यानी कि जीरो के करीब होता है, और सिर्फ 4 दर्जे ज्यादा होता है. यानी कि फॉरेनहाइट पैमाने पर अगर हम देखें, फॉरेनहाइट को रख के सोचें तो तकरीबन 484 डिग्री सर्दी का जो है टेम्परेचर होगा, या इतनी इतनी सर्दी होगी, और ये दर्जा हरारत मिल्की वे यानी कि कहकशां से बाहर के वसी खलाओं में इससे भी कम है. अवे फ्रॉम द फायर्स देयर इज unimaginable cold of hundreds of degrees of frost. Close up to them is a temperature of thousands of degrees at which all solids melt, all liquids boil. कह रहे हैं आतिशगाहों से दूर दर्जा हरारत नाकाबिले तसव्वुर हद तक कम होता है, जहां सैकड़ों डिग्री की शदीद यकबस्तगी पाई जाती है, जबकि इनके करीब पहुंचने पर दर्जा हरारत हजारों डिग्री तक पहुंचता है, जहां तमाम ठोस मादे पिघल जाते हैं और तमाम माया उबल कर भाप बन जाते हैं. पैराग्राफ नंबर 8 देखते हैं. लाइफ कैन ओनली एग्जिस्ट इनसाइड अ नैरो टेम्परेट जोन विच सराउंड्स each of these fires at a very definite distance. जिंदगी सिर्फ एक मखसूस हद के अंदर वाक़े मोतदिल खित्ते में ही कायम रह सकती है
जो हर सितारे के गिर्द एक मुअय्यन फासले पर मौजूद होता है, यानी कि एक जो मॉडरेट टेम्परेचर है उसका होना जरूरी है। आउटसाइड दीज जोन्स लाइफ वुड बी फ्रोजन, इनसाइड इट वुड बी श्रिवल्ड अप। इन खित्तों से बाहर जिंदगी शदीद सर्दी के बायस मुंजमद हो जाएगी और इनके अंदर शदीद गर्मी की वजह से झुलस कर खत्म हो जाएगी। एट अ रफ computation, these zones within which life is possible, all added together, constitute less than 1,000 million part of the whole space। तकरीबन हिसाब के मुताबिक वो तमाम इलाके जहां जिंदगी मुमकिन हो सकती है, अगर इन्हें यकजा कर लिया जाए तो वो पूरी कायनात के सिर्फ 1,000 अरबों हिस्से से भी कम बनते हैं। And even inside them, life must be very rare occurrence, for it is so unusual an accident of for sun to throw the off planets as our own sun has done, that probably only about one star in 100,000 has a planet revolving around in a small zone in which life is possible। और इन इलाकों में के अंदर भी जिंदगी का पाया जाना निहायत नायाब है, क्योंकि सूरज जैसे किसी भी सितारे का अपने गिर्द सैयारे पैदा करना एक गैर मामूली हादसा है। गालिब इम्कान यही है कि तकरीबन 1 लाख में से सिर्फ एक सितारे के गिर्द ऐसा सैयारा गर्दिश कर रहा होता है जो जिंदगी के लिए मौजू इस छोटे से खत्ते में वाक़ हो। पैराग्राफ नंबर 9 में कह रहे हैं, जस्ट फॉर दिस रीजन it seems incredible that universe can have been designed primarily to produce life like our own। Had it been so, surely we might have expected to find a better proportion between the magnitude of the mechanism and the amount of product। इसी वजह से ये बात काबिले यकीन मालूम होती है कि कायनात बुनियादी तौर पर हमारी इसी जिंदगी पैदा करने के लिए बनाई गई हो। अगर ऐसा होता तो यकीनन हम ये तवक्को कर सकते थे कि कायनात के अजीम ढांचे और उसके नतीजे में पैदा होने वाली जिंदगी के दरमियान कोई माकूल तनासिब हो। At first glance, at least, life seems to be an utterly unimportant byproduct। We living things are somehow off the main line। कम अज कम पहली नजर में जिंदगी एक बिल्कुल गैर अहम जिमनी पैदावार दिखाई देती है। हम जानदार मखलूकात किसी न किसी तरह इस कायनाती मंसूबे के मरकजी धारे से हटे हुए महसूस होते हैं। पैराग्राफ नंबर 10 में कह रहे हैं, वी डू नॉट नो वेदर सुटेबल फिजिकल कंडीशंस आर सफिशिएंट इन देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस लाइफ। One school of thoughts holds that as the earth gradually cooled, it was natural and indeed almost inevitable that life should come. Another holds that after one accident had brought the earth into being, a second was necessary to produce life। कह रहे हैं कि भाई हम नहीं जानते कि आया सिर्फ मौजू तबाही हालात यानी कि सुटेबल जो फिजिकल कंडीशंस हैं वही जिंदगी पैदा करने के लिए काफ़ी हैं। एक नज़रिया ये कहता है कि जब ज़मीन बतदरीज ठंडी हुई तो जिंदगी का ज़हूर या जिंदगी का पैदा होना एक फितरी अमर था, बल्कि तकरीबन नागुज़ीर था। दूसरा नज़रिया ये मानता है कि ज़मीन के वजूद में आने के बाद एक और हादसा दरकार था जिसके नतीजे में जिंदगी पैदा हो। द मटीरियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग बॉडी आर परफेक्टली ऑर्डिनरी केमिकल atoms: carbon, such as we find in soot or lampblack; hydrogen and oxygen, such as we find in water; nitrogen, such as forms the greater part of the atmosphere, and so on। जिंदा अजसाम के मादी अज्जा आम केमियाई अनासर पर मुश्तमिल होते हैं। कार्बन जो कि हमें स्याही या चिराग की कालिक में मिलता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो पानी में पाए जाते हैं, और नाइट्रोजन जो फिजा के बड़े हिस्से पर मुश्तमिल है। Every kind of atom necessary for life must have existed in the newborn earth। At intervals, a group of atoms might happen to arrange themselves in the way in which they are arranged in the living cells। तो ये यहां पे कह रहे हैं कि और इसी तरह के दीगर अनासर जिंदगी के लिए दरकार हर तरह की एटम को नौखेज जमीन के में यकीनन मौजूद रहे होंगे। वक्तन फवक्तन कुछ एटम्स का ऐसा इम्तिजाज हो सकता था कि वो बिल्कुल इस तरतीब में आ जाते जिस तरतीब में वो एक जिंदा खलिए में होते हैं। इंडिड गिवन इनसफिशिएंट टाइम they would be certain to do
just as certain as the six monkeys would be certain given sufficient time to type off a Shakespeare sonnet. But would they then be living cell? Is it merely atoms or is it atoms plus life? देखो ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि दर हकीकत अगर इन्हें काफी वक्त दिया जाए तो वो ऐसा करने में लाजमी तौर पर कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे छह बंदर अगर काफी वक्त तक टाइप करते रहें तो बिलाखिर वो शेक्सपियर की एक सोनेट जरूर लिख डालेंगे। मगर सवाल ये है, क्या वो महज एक जिंदा खलिया होता? क्या जिंदगी महज एटम्स का मजमुआ होता, या फिर जिंदगी एटम्स के साथ कोई इजाफी चीज भी है? और टू पुट इट अनदर वे, could a sufficiently skillful chemist create life out of the necessary atoms as a boy can create a machine out of mechano and then make it go? या यूं कहा जाए कि अगर कोई माहिर केमियादान इंतहाई महारत के साथ इन जरूरी अनासर को जोड़ दे, जैसे कोई लड़का मिकानो के पुर्जों से एक मशीन बनाता है, तो क्या वो इसमें जान डाल सकेगा? मिकानो क्या होता है? मिकानो एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम है जो बच्चों के टॉयज बनाती है, और वो टॉयज के पुर्जों को बनाती है, और वो बच्चों ने फिर जो है उसको खुद से ज्वाइन करके जो है उसे एक मशीन बनानी होती है। तो कह रहे हैं कि जैसे कि कोई केमिस्ट सारे केमिकल्स में मिला ले, ठीक है ना, जैसे एक बच्चा मैकेनो के सारे पार्ट्स पुर्जों को मिला के कार बनाए और उसे चला ले, तो क्या उसमें जान भी डाल सकता है इंसान या नहीं? वी डू नॉट नो द आंसर, हमें इसके जवाब का पता ही नहीं है। When it comes, it will give us some indication whether the other worlds in the space are inhabited like Earth, and so must have the greatest influence on our interpretation of the meaning of life. It may well produce a greater revolution of thought than Galileo's astronomy or Darwin's biology. हमें इस सवाल का जवाब मालूम नहीं, यानी कि हम जो है चीज़ों को जोड़ के जैसे सारी चीज़ें मिली हैं और उसके अंदर जान भी डाल दें, कि ऐसा हो पाएगा? तो कह रहे हैं हमें इस सवाल का जवाब मालूम नहीं, लेकिन जब ये जवाब मिलेगा तो ये हमें इस बारे में इशारा देगा कि क्या कायनात में दीगर दुनियाएं भी हमारी तरह आबाद हैं। ये दरियाफ्त हमारी जिंदगी के मफहूम की तशरीह पर इंतहाई गहरा असर डालेगी, और मुमकिन है कि ये फिक्री दुनिया में इससे भी बड़ी तब्दीली लाए, जैसे कि गैलीलो की फल्कियात और डार्विन की हयातियात की पैदा की थी। यानी कि जो डार्विन की थ्योरी है बायोलॉजी में, जो गैलीलियस की एस्ट्रोनॉमी की जो है थ्योरीज हैं, क्या ये उससे भी ज्यादा बड़ी चीज निकलेगी अगर हमारे पास इस चीज का जवाब आ जाए कि क्या जिंदगी को इंसान भी पैदा कर सकता है, या जिंदगी को पैदा करने के लिए सिर्फ ये सर्टेन जो है एलिमेंट्स ही चाहिए जिससे जिंदगी पैदा हो सकती है? तो अगर इसका जवाब हमें मिल जाए तो हम डार्विन की बायोलॉजी की जो थ्योरीज हैं उससे भी शायद ज्यादा बड़ी चीज जो है हम दुनिया के सामने ला सकें। एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। इसकी अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। होपफुली के चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।